1990 का दशक था और बिहार में गूंजता था एक नारा, भूरा बाल साफ करो। भू से भूमिहार, राज से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ। ये वो 4 सवर्ण जातियां थीं जिनका बिहार पर दशकों से दबदबा था, सत्ता पर भी, जमीन पर भी। लालू प्रसाद यादव का MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठबंधन इसी पुरानी सत्ता को सीधी चुनौती देता था। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उस समुदाय को हो गया, लेकिन जिसकी ताकत बंदूक या जमीन से नहीं आती थी बल्कि कलम और दिमाग से आती थी, और वो समुदाय था कायस्थ। इसी समुदाय ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री भी दिए और आजादी के बाद बिहार को पहला उप मुख्यमंत्री भी। लेकिन आज यही कायस्थ बिहार की सियासत में हाशिए पर हैं। अगर आप नंबर के लॉजिक को देखेंगे तो कैसे हुआ ये, किसने कलम के इन सिपाहियों को सत्ता से बाहर किया, और जो समुदाय कभी बिहार का भद्रलोक कहलाता था वो आज मूक दर्शक क्यों बन गया, इस पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी बिहार के कायस्थों की, कलम से सत्ता तक और फिर सियासत में गुमनामी तक। पुराणों में एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा ने दुनिया बना ली तो यमराज ने उनसे शिकायत की, कहा कि प्रभु मैं अकेले इतने सारे इंसानों के कर्मों का हिसाब कैसे रखूंगा, मेरी मदद के लिए कोई चाहिए। ब्रह्मा ध्यान में गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने एक दिव्य पुरुष को खड़ा पाया जिसके हाथ में कलम और दवात थी। ब्रह्मा ने कहा, तुम मेरी काया से जन्मे हो, इसलिए आज से तुम कायस्थ कहलाओगे। इस कायस्थ का नाम रखा गया चित्रगुप्त और उन्हें काम सौंपा गया इंसानों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने का, कि किसने कितने पाप किए, किसने कितने पुण्य किए। पौराणिक कहानियों से इतर इतिहास पर आए तो इतिहास में कायस्थ एक पढ़ी लिखी कौम के तौर पर उभरे जो लिखने पढ़ने और हिसाब किताब में माहिर थे। गुप्त काल के पुराने शिलालेखों पर भी कायस्थ शब्द एक बड़े पद, प्रथम कायस्थ यानी मुख्य अधिकारी के लिए आपको मिलता है। कायस्थों की सबसे बड़ी ताकत भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। जब तुर्क और मुगल हिंदुस्तान आए तो राजकाज की भाषा फारसी हो गई। कायस्थों ने बड़ी फुर्ती से फारसी सीखी और बादशाहों के यहाँ मुंशी, कानूनगो और दीवान हो गए। भारतीय पॉलिटिक्स पर कई किताबें लिखने वाले अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल आर ब्रास अपने किताब लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया में 1840 के दशक का एक दिलचस्प आंकड़ा देते हैं। आगरा के स्कूलों में जहां दूसरे हिंदू छात्र हिंदी पढ़ते थे, वहीं कायस्थ छात्र लगभग पूरी तरह से फारसी को ऑप्ट कर रहे थे, फारसी पढ़ रहे थे। एक समुदाय के उत्थान में भाषा के रोल का यह बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल आपको मिलता है। कायस्थ समुदाय की कलम सिर्फ फारसी तक ही नहीं रुकी। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक उत्तर भारत के प्रशासनिक कामकाज की एक और अहम लिपि थी कैथी, जिसे कायथी या कायस्थी भी कहा जाता था। ये देवनागरी, फारसी और स्थानीय बोलियों का एक मिला जुला, तेज गति से लिखा जाने वाला रूप थी। शॉर्ट हैंड कह सकते हैं आप। रोज के हिसाब किताब, चिट्ठी पत्री और सरकारी काम इसी में होते थे। 1950 के दशक तक बिहार की अदालतों में इस लिपि का इस्तेमाल हुआ भी। आज भी बिहार की अदालतों में पुराने जमीनी दस्तावेज कैथी में मिलते हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए माहिर लोगों की जरूरत पड़ती है। इस लिपि पर पकड़ ने कायस्थों को प्रशासन और कानून, इन दो दुनियाओं में एक अहम हिस्सा बनाकर रखा। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल भी कायस्थ थे, जिन्हें दहसाला बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। इससे पहले हर साल की फसल के हिसाब से लगान तय होता था। टोडरमल एक नया सिस्टम लेकर आए। इसमें पिछले 10 साल की औसत पैदावार और औसत बाजार भाव के आधार पर लगान नकद में तय किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया, और इससे किसान और सल्तनत दोनों को पता होता था कि कितना लगान देना है और कितनी आमदनी होगी। इस पूरी विशाल व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी कायस्थों के कंधों पर ही रही। उनकी सेवाओं से खुश होकर बादशाह ने उन्हें जागीरें और जमींदारियां इनाम में दी, और इस तरह वो प्रशासक के साथ साथ एक ताकतवर जमींदार कौम भी बन गए। भारतीय समाज में किसी समुदाय की स्थिति को समझने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति के साथ वर्ण व्यवस्था में उसकी जगह को भी समझना जरूरी है। बहुत सारी चीजें वहीं से आती हैं। कायस्थ वर्ण व्यवस्था में कहाँ आते थे, अब इस सवाल पर आते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप पेचीदा भी कह लीजिए।
कई पुराणों जैसे पद्म पुराण और भविष्य पुराण में चित्रगुप्त को ब्रह्मा का पुत्र बनाकर उन्हें एक तरह से ब्राह्मणों के बराबर दर्जा दिया गया। एक कहानी यह है कि परशुराम जब क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, तब राजा चंद्रसेन की गर्भवती पत्नी ने एक ऋषि की यहाँ शरण ली और ऋषि ने बच्चे को बचाने के लिए परशुराम से वचन लिया कि ये बालक और इसके वंशज शस्त्र नहीं बल्कि कलम ही उठाएंगे, और इस तरह उन्हें क्षत्रिय भी मान लिया गया। लेकिन ऐसे क्षत्रिय ये माने गए जिनका धर्म लिखना पढ़ना था, शस्त्र उठाना, युद्ध करना नहीं। ब्रिटिश काल में कायस्थों की पहचान का मुद्दा फिर से उठा। अलग अलग अदालती मामलों में ऐसा हुआ। कलकत्ते की हाईकोर्ट ने बंगाली कायस्थों को शूद्र माना, वहीं संयुक्त प्रांत यानी आज का यूपी आप कह लीजिए, वहां उन्हें द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न का दर्जा दिया गया, और इस पहचान में समय के साथ बदलाव भी होते गए। 19वीं सदी के अंत तक बिहार में कायस्थों ने अपनी शिक्षा और आर्थिक तरक्की के दम पर शूद्र की श्रेणी से निकलकर अपर कास्ट का दर्जा हासिल किया। 1901 की जनगणना में उन्हें द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न जातियों में गिना गया। कुल मिलाकर पैदाइश से ज्यादा उनकी पहचान उनके काम से थी, और यही काम उनका हथियार भी बना, यानी कि कलम। इसी हथियार यानी कलम के बल पर कायस्थ समुदाय ने बदलते वक्त के साथ खुद को ढाला भी। 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए तो ताकत की भाषा बदल गई। अब अंग्रेजी का दौर आया, फारसी चली गई। कायस्थों ने यहाँ भी मौका देखा और बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को राजकाज चलाने के लिए पढ़े लिखे बाबू चाहिए थे, भूरा बाबू, तो कायस्थ पहले से तैयार थे। कचहरी में वकील और जज, कलेक्ट्री में क्लर्क और अफसर, हर जगह कायस्थ इसी तरह से आए। इंडियन सिविल सर्विस में उनकी संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा थी। अंग्रेजी शिक्षा और शहरी रहन सहन ने उन्हें बिहार का नया भद्रलोक बनाया। शहरों में वो प्रशासन की रीढ़ थे और गांव में उनकी पुरानी जिम्मेदारी चलती रही। इसी पढ़े लिखे तबके ने बिहार को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे बड़े नाम दिए, जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने की मुहिम छेड़ी, और 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की। आज़ादी मिली तो दिल्ली से लेकर पटना तक कायस्थों का दबदबा कायम रहा कुछ दिन। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों कायस्थ समुदाय से आते थे। बिहार में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हुए। बाद में कृष्ण वल्लभ सहाय भी इसी समुदाय से बिहार के सीएम हुए। सियासत के अलावा अफसरशाही में कायस्थों का बोलबाला रहा। 1950 और 60 के दशक के एक सर्वे के अनुसार बिहार की कुल कायस्थ आबादी का लगभग 6.7% हिस्सा सरकारी नौकरियों में था, जो कि ब्राह्मणों और राजपूतों से लगभग दोगुना था। 3.6% ब्राह्मण वहां पे थे गवर्नमेंट सर्विस में, और 3.8 राजपूत थे बाय पॉपुलेशन। अपने पूरी समाज की पॉपुलेशन में से कितना शेयर सर्विस में है उसकी बात हो रही है। कलेक्टर से लेकर बाबू तक हर जगह कायस्थों की पकड़ थी। पटना यूनिवर्सिटी तो कायस्थों का गढ़ मानी जाती थी एक वक्त, और इसी दौर में एक और कायस्थ जयप्रकाश नारायण यानी जेपी देश की राजनीति के लिए एक नैतिक आवाज भी बनकर उभरे। कायस्थों की सत्ता पर पकड़ ढीली होनी शुरू हुई 1950 के दशक में। पहला झटका था जमींदारी उन्मूलन कानून। इसने सवर्ण जमींदारों की आर्थिक कमर तोड़ी। हजारों एकड़ जमीन हाथ से गई और गांव में पुराना रौब कमजोर पड़ा जब सीलिंग हुई। उसी वक्त बिहार में एक और लहर उठ रही थी, पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना, कथित पिछड़ी जातियां। इसकी नींव 1933 में ही त्रिवेणी संघ के साथ पड़ी, जो यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों का संगठन था। इस चेतना को आवाज दी राम मनोहर लोहिया ने, जिनका नारा पिछड़ा पावे 100 में 60 गांव गांव गूंजा था। बिहार में इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने कर्पूरी ठाकुर। जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इस एक फैसले ने गांव के गरीब और पिछड़ों के लिए कॉलेज और नौकरी के दरवाजे खोले, और ये सीधा हमला उस सिस्टम पर था जहां अगड़ी जातियों का नौकरियों पर कब्जा था। साल आया 1967 का, फिर बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान आया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार हारी और पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री भी एक कायस्थ महामाया प्रसाद सिन्हा ही थे। सरकार ज्यादा दिन तो नहीं चल पाई है, लेकिन इतिहास तो बनाई गई। इस दौर में बिहार को अपना पहला पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री यानी कि बीपी मंडल और पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री यानी भोला पासवान शास्त्री मिले। ये कार्यकाल भले ही बहुत छोटे थे, लेकिन इन्होंने उस मिथक को तोड़ा कि बिहार पर हमेशा सवर्ण ही राज कर सकते हैं। ये एक संकेत था कि अब सत्ता की चाबी सिर्फ सवर्णों की जेब में नहीं रहेगी। जेपी आंदोलन ने इस चिंगारी को और हवा दी।
इसे लीड करने वाले जयप्रकाश नारायण खुद कायस्थ थे, लेकिन उनकी छांव में नेताओं की जो नई पौध तैयार हुई वो ज़्यादातर कथित पिछड़ी जातियों से ही थी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। आप विडंबना देखिए, एक कायस्थ महापुरुष ही उन नेताओं को बड़ा कर रहा था जो आगे चलकर सवर्ण सत्ता की चूल्हे हिलाने वाले थे। वैसे इतनी सारी बातें हम कह रहे हैं तो उसमें इस बात को भी रेखांकित करना चाहते हैं कि क्योंकि हम एक समाज की बात कर रहे हैं तो वहाँ से आने वाले आइकन्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये कहने का हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि जेपी जैसी शख्सियत को किसी एक जातीय पहचान में बांध कर देखा जा सकता है। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण कायस्थों की प्रशासनिक सत्ता पर एक प्रहार की तरह देखा गया। इसी उथल पुथल के बीच लालू प्रसाद यादव का उदय होता है। वो मंडल के मसीहा और सवर्ण सत्ता के सबसे बड़े एंटागोनिस्ट बनकर उभर जाते हैं। उन्होंने बिहार की सियासत का एक नया गणित लिखा, MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव। ये एक ऐसा जोड़ था जिसे जीतने के लिए सवर्णों के वोट चाहिए ही नहीं थे और रातों रात कायस्थ सियासी बिसात से बाहर होते चले गए। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ। भूमिहारों और राजपूतों के पास ज़मीन की ताकत थी, संख्या बल था, वो सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन कायस्थ वो तो शहरों में बसे पढ़े लिखे लोग थे जिनकी आबादी कम थी। वोटों के इस नए खेल में उनकी कोई बड़ी गिनती नहीं थी और वो किसी पार्टी के लिए वोट बैंक भी नहीं बन पाए। ये सारी घटनाएं हैं, उनको आप सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव की तरह नहीं, एक कल्चरल तख्ता पलट की तरह भी देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शंकरशन ठाकुर अपने किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं कि 1995 में जब लालू प्रसाद यादव चुनाव जीते तो अपने सरकारी घर के लॉन में सड़क के गवैयों के साथ वो नाच रहे थे, खैनी खा रहे थे। पुराना सम्भ्रांत वर्ग ये देखकर घृणा से भरा। उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि एक मुख्यमंत्री सड़क के गवैयों के साथ कैसे नाच रहा है, छी, कितना सस्तापन है। ये दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज़ का टकराव था। इसका असर सिर्फ सचिवालय पर ही नहीं पड़ा, समाज पर भी पड़ा। 1980 तक पटना में चित्रगुप्त पूजा कायस्थों की ताकत का बड़ा प्रदर्शन होती थी, लेकिन लालू के दौर में बस ये एक निजी त्यौहार बनकर रह गया। पटना यूनिवर्सिटी, जैसा हमने पहले भी बताया, बहुत कायस्थ हुआ करते थे, अब आरक्षण और नई ताकतों का केंद्र बनी। कलम के सिपाही अपने ही किलों में बेगाने हुए और जब सियासत के दरवाजे बंद हुए तो कायस्थों ने दूसरा रास्ता पकड़ा, शिक्षा का। लेकिन इस बार मंजिल बिहार से बाहर थी। ये ब्रेन ड्रेन का दौर था। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक आज बिहार में कायस्थ आबादी सिर्फ 0.60 है, 1 से भी कम %। नंबर से गेम में पिछड़ने का असर राजनीति पर भी पड़ा। शंकरशन ठाकुर के शब्दों में बिहार की राजनीति में कायस्थ साइलेंट ऑनलुकर यानी मूक दर्शक हैं। चुनावी राजनीति की बात करें तो 1 या 2 दशक पहले तक यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कद्दावर चेहरे होते थे, लेकिन आज बिहार में कायस्थों की एकमात्र मजबूत सीट पटना साहिब मानी जाती है, जहां से रविशंकर प्रसाद जीतते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक जाति की हार या जीत की भी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी भी है जहां सियासत का बही खाता ही बदल गया। सदियों तक कायस्थों ने कलम से तकदीरें लिखी, मुगलों के फरमान लिखे, अंग्रेज़ों के कानून लिखे और आज़ाद भारत के पहले पन्ने भी लिखे, लेकिन फिर दौर बदल गया। सियासत अब हिसाब किताब से नहीं, गिनती से चलती है और वोटों की इस गिनती में कलम के सिपाही कम पड़ जाते हैं। अलिफ लैला का ये एपिसोड आपके लिए कमल ने लिखा और अभिषेक ने इसे रिकॉर्ड किया। आप खबरगांव को देखते रहिए।